अगर 2020 कोविड क्रैश के बाद आपने किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर सिर्फ 10,000 रुपए डाले होते तो आज उसकी वैल्यू होती 40,000 से भी ज्यादा। और उसी सेम फंड में अगर आज से आपने 1.5 से 2 साल पहले अगर फंड डाले होते तो उसकी वैल्यू 30% डाउन होती, जस्ट द मैटर ऑफ मंथ्स। और ये रिटर्न का इतना डिफरेंस कैसे? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसने पिछले 4 से 6 साल में लिटरली इन्वेस्टर्स का पैसा 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है। बट वही जो न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्मॉल कैप फंड में लास्ट 1.5 ईयर में इन्वेस्ट किया होगा, उनके रिटर्न्स काफी म्यूटेड है, इनफैक्ट 30% तक डाउन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या गेम चल रहा है, और हम ये भी जानेंगे कि सेबी इस फंड को लेके क्या मैंडेट्स रखता है, और तो और विल फिगर आउट एट द एंड कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और किन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड एक सही हो सकता है। Now let's understand what is small cap fund. सेबी कहता है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप, जो टॉप रैंकिंग में अगर मैं सारे कंपनीज को खड़ा कर दूं और 251 से लेकर तो आगे तक जितनी भी कंपनियां होगी, सारे कंपनीज को मैं एक स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में मैं डिफाइन करूंगा। अब बात ऐसी है ना कि एक्सचेंज में 250 के बाद हजारों कंपनियां हैं, इन सारे कंपनियों को सेबी स्मॉल कैप का टैग देती है। कई बार इन कंपनी में इन्वेस्ट करना एक सही ऑप्शन भी होता है, बट कई बार इसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा डूब भी सकता है। व्हेन इट कम्स टू कंपनी क्लासिफिकेशन, ये बहुत इरेशनल है कि हम सिर्फ मार्केट कैप को कंसीडर करते हैं, सेक्टर नहीं, रेवेन्यू नहीं, फंडामेंटल्स नहीं, कंपनी ग्रोथ नहीं। ऐसे में थोड़ा सा इसमें बायसनेस तो आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो सेबी कहता है कि 65% ऑफ द टोटल एसेट्स स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। बाकी का बचा हुआ 35% फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से या तो लार्ज कैप, मिड कैप, कैश, डेट कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन की मैं बात करूं तो एक्चुअली 251 से लेके तो हजारों कंपनियों तक का यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ऐसे में आपको कई बार मल्टी बैगर्स भी मिल सकते हैं और कई बार कंपनीज बैंकरप्ट भी हो सकती है। चाहे तो इसमें कोई स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक हो सकता है या तो कोई रीजनल एनबीएफसी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका रिस्क बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब समझते हैं टेक्निकली कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। देखो, बात ऐसी है ना कि काफी अंडर रिसर्च स्टॉक्स इसमें होते हैं। सो आइडियली व्हेनेवर आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप स्टॉक, द मेन डिसीजन बिहाइंड टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक इज कि इन स्टॉक्स को ज्यादा लोग ट्रैक नहीं कर रहे होते। अगर मैं किसी लार्ज कैप स्टॉक की बात करूं तो शायद 30-40 एनालिस्ट एक दिन में हर रोज उसे मॉनिटर कर रहे होंगे, न्यूज़ चैनल पे लोग बात कर रहे होंगे। बट वही किसी एक अंडररेटेड स्मॉल कैप की बात आती है तो उसे बहुत कम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, और ये अंडर रिसर्च एक हिडन जेम का क्राइटेरिया भी हो सकता है। अक्सर अगर आपकी बेट सही निकल जाए तो इन बिजनेसेस में आप एक अर्ली स्टेज बिजनेस फेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आने वाले कल के मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स बन सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट फॉर्च्यून फॉर योरसेल्फ। बट हाँ, अगर बेट गलत हो गई तो उतने ही चांसेस है कि ये कंपनीज बैंकरप्ट जाके आपका पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप फंड्स, लिक्विडिटी भी एक कंसर्न होता है। अक्सर देखा गया है कि इनमें बहुत डेली थिन वॉल्यूम होता है, जिसके कारण अगर कोई फंड एक बड़ी पोजीशन बनाने की कोशिश करे तो या तो इनकी बाइंग पे प्राइसेस काफी राइज हो सकते हैं या इनके सेलिंग पे एक पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सेबी सारे एएमसीज को मैंडेट करता है कि जो भी स्मॉल कैप फंड्स को मैनेज कर रहे हैं उन्हें स्ट्रेस टेस्ट डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। आइडियली ये होता ही है कि अगर किसी ब्लैक स्वान इवेंट में या कोविड जैसे सिचुएशन में अगर म्यूचुअल फंड अपने फंड को सेल करना चाहे तो 25% ऑफ टोटल एसेट्स को सेल करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं और 50% ऑफ टोटल एसेट्स को सेल करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। अब जानते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के असली रिस्क के बारे में। देखो, पॉइंट ऐसा है ना कि इसमें डीप और फ्रीक्वेंट ड्रॉडाउन्स देखे जा चुके हैं। क्या है ना कि अगर मैं इसे लार्ज कैप, मिड कैप को अगर कंपेयर करूं तो उनमें यूजुअली जो साइकिल है वो काफ़ी स्लो चलती है, बट वही वोलेटिलिटी साइकिल स्मॉल कैप फंड्स की बहुत फास्ट होती है। अगर आपने आज इस फंड में इन्वेस्ट किया, ये फंड शायद 20%, 30% 2 महीने में ऊपर जा सकता है, वही ये 30, 40, 50% तक आने वाले 3 महीने में नीचे भी जा सकता है। इसलिए ये हाईली वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है, और अगर आप किसी स्टेबल फंड के बारे में देख रहे हैं तो ये फंड आपके लिए एक सही चॉइस नहीं होगा। हिस्टोरिक फिगर्स ये भी बताते हैं कि 2018 के दौरान ये स्मॉल कैप फंड्स मोस्टली 36% तक गिरे थे। कोविड क्रैश की अगर मैं बात करूं तो ये 40% से भी ज़्यादा गिरा है, और तो और 2018 के फाइनेंशियल क्राइसिस में तो पूछो ही मत कि ये कितना नीचे थे। लिक्विडिटी रिस्क एक कॉमन रिस्क है जो सबको पता ही है कि यार इन फंड्स में अक्सर वॉल्यूम कम होते हैं, छोटी कंपनी होने के कारण, तो अगर कोई भी बड़ा स्टेक इसमें बनाना चाहे तो बनाने के लिए काफ़ी डिफिकल्टीज जा सकती है। उसके बाद आता है इसमें बिजनेस फेलियर रिस्क। अक्सर स्मॉल कैप कंपनियां या तो हिडन जेम बन के एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन जाती है, या तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज के कारण ये फंड्स नहीं चल पाती है, ये कंपनियां नहीं चल पाती, और ये कहीं ना कहीं बैंकरप्ट होकर डीलिस्ट हो जाती है। ये एक खतरा होता है बिजनेस फंडामेंटल को लेके, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली स्टेज की कंपनीज होती है। लास्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क ये होती है फंड लेवल के रिस्क। अक्सर फंड के एयूएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हर इन्वेस्टर्स पास्ट ईयर रिटर्न को देख के इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का एयूएम बहुत
ज़्यादा बढ़ने के कारण फंड मैनेजर चाहिए वैसी पोजीशन नहीं बना पाते या टाइमली बाइंग या सेलिंग नहीं कर पाते। तो ऐसे समय पे सेबी को बीच में इंटरवीन करके इनके इनफ्लोज यानी कि इन्वेस्टमेंट्स बंद करवाने पड़ते हैं। काफ़ी सारे नाम हैं स्मॉल कैप फंड्स के जिसमें आप आज भी लमसम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। पहले तो लमसम और एसआईपी दोनों बंद था, बट अभी एसआईपी शुरू हो चुकी है और लमसम इन्वेस्टमेंट्स अभी भी बंद है। सो ये एक रिस्क होता है कि अगर आप इन फंड में फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकता है। अब समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स के और अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है तो आपके लिए दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। देखो, आइडियली सेबी ने तो फंड मैनेजर को मैंडेट कर रखा है कि भैया स्मॉल कैप में आप सिर्फ 65% मिनिमम रखना मैंडेटरी है। या तो फंड मैनेजर 100% भी रख सकते हैं या मिनिमम उन्हें 65% रखना ही होगा। बट काफ़ी सारे फंड मैनेजर इसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली खेलते हैं। कुछ फंड मैनेजर विल टेंड टू कीप स्मॉल कैप 65% एंड 35% ऑफ द लार्ज कैप, जहाँ इस फंड में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है बट कहीं ना कहीं उसमें रिटर्न भी हैम्पर होते हुए देखे गए हैं। कुछ फंड मैनेजर थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना प्रेफर करते हैं, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का अलोकेशन कॉम्बिनेशन में रखेंगे। तो मोर और लाइक ये स्मॉल कैप फंड कम और एक इमर्जिंग फंड ज़्यादा बन जाता है जो एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। उसी के साथ अगर किसी स्मॉल कैप फंड को मैं किसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ कंपेयर करूँ तो आइडियली जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला होता है तो फ्लेक्सी कैप फंड में भी मिड कैप और स्मॉल कैप का अलोकेशन ज़्यादा होता है। वैसे समय में आपको फ्लेक्सी कैप हेल्प कर सकता है, बट अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं और रिटर्न्स की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स ये दे सकता है। अब समझते हैं कि किन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सही है और किन लोगों ने इन्हें अवॉइड करना चाहिए। देखो, जो भी इन्वेस्टर जिनका 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है वही लोग स्मॉल कैप फंड में हाथ डाले, बाकी के लोग इससे कतई दूर रहे। और तो और स्मॉल कैप फंड एक आप उसको एक अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो करके अपने पोर्टफोलियो का कंपोनेंट बना सकते हैं। यानी कि लेट्स से अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आप इसमें 1 या 2 लाख रुपीज का कंसिडरेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए सही हो ऐसा करेक्ट नहीं है, इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करें। आइडियली इस फंड में लॉसेस बहुत ज्यादा जाते हैं या ड्रॉडाउन जो है ये काफी बड़े लेवल तक जाता है, लाइक 30-40% तक भी जा सकता है। इफ यू आर समवन जो वोलेटिलिटी से अवेयर नहीं है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस फंड। ऑल्सो फ्यू पीपल आर लाइक टेंड्स टू इन्वेस्ट ओनली और लुकिंग एट द पास्ट ईयर परफॉर्मेंस। ऐसे में उनके पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स ही रहेंगे, जो कि सही नहीं है। उन लोगों ने भी इस फंड से दूर रहना चाहिए। कोई स्टूडेंट है, न्यू भी है, बिगिनर कर रहा है, सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, ऐसे लोग भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट ना करें। याद रहे, स्मॉल कैप फंड एक कॉम्प्लीमेंट फंड करके काम आ सकता है आपके पूरे पोर्टफोलियो में, जो कि एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो करके काम करेगा। पर क्या ये मेरे पोर्टफोलियो का कोर पोर्टफोलियो का या मेन पोर्टफोलियो का कंस्टिट्यूएंट हो सकता है? तो जवाब है नहीं। अब सवाल आता है कि इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स में से सही स्मॉल कैप फंड कैसे सिलेक्ट करें। देखो, 3 चीजें बताता हूं, इन 3 चीजों पे फोकस करना, आप एकदम सही फंड सिलेक्ट कर लोगे। फंड मैनेजर स्ट्रेस टेस्ट के डेटा टाइम टू टाइम रिवील करते रहते हैं। आपको सिर्फ जाके ये देखना है कि कौन से फंड में स्ट्रेस टेस्ट में सबसे कम डेज है, यानी कि कम से कम दिन में कौन सा पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो सकता है। सेकंड आता है डाउन साइड में ये इनके ड्रॉडाउन स्ट्रेटेजीज क्या है, यानी कि मोस्टली देखा गया है कि फंड ऊपर जाते हुए तो अच्छा परफॉर्म करता है, बट जब ड्रॉडाउन आता है, मार्केट जब बियरिश मोड में होता है, तो फंड का परफॉर्मेंस क्या रहा है, ये रोलिंग रिटर्न के तौर पर चेक करना भी उतना ही मैंडेटरी है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो आपको फंड साइज यहाँ पे देखना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एयूएम या फंड का साइज जो है या फंड में जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत बड़े हो जाने के कारण फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्टमेंट्स यानी कि इजीली बाइंग सेलिंग नहीं कर पाते, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आपके रिटर्न्स पे हैम्परिंग हो सकता है। इसीलिए आपको ये 3 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जब जाके ये 3 चीजें आपके फ्रेमवर्क में बैठ जाए और जो फंड आपको इसके बाद सही लगे, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर हिस्टोरिकल पास्ट परफॉर्मेंस, बट हाँ, उसके पहले मैं एक चीज बोल दूं, वी आर एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN इज फ्लैशिंग हियर। अगर आप चाहते हो कि आपके म्यूचुअल फंड्स के एग्जीक्यूशन सर्विसेज हम करें, मॉनिटरिंग सर्विसेज हम करें, तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर और ईमेल आईडी पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं इन फंड्स और उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में, बट एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इसमें डिस्कस किए हुए सारी चीजें जो है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। जो भी रिटर्न्स डेटा हम इसमें देख रहे हैं, दैट इज द पास्ट डेटा, एंड पास्ट रिटर्न्स आर नॉट एट ऑल अ गारंटी ऑफ फ्यूचर, बट हाँ, इट कैन गिव यू सम सेंस अबाउट हाउ फंड मैनेजर थिंक्स, व्हाट इज द नॉलेज लेवल ऑफ फंड मैनेजर, हाउ एक्सपर्ट ही इज इन टर्म्स टू सिलेक्ट कि आउट ऑफ ऑल अवेलेबल म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टडी इट। सो द पॉइंट इज कि वी हैव द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स डेटा आउट ऑफ इंडिया. This all data that you are seeing is of as of 30th June 2026 and this is only for educational purpose. देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस, क्वांट, SBI स्मॉल कैप फंड मैंने ले लिया है। यहाँ पे एक स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड भी है, बट मैं इसको फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्टिव फंड्स के बारे में बात करूँगा। लास्ट 1 ईयर के पास्ट ईयर परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो क्वांट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 10.4% का, निपॉन इंडिया ने एक लास्ट सेकेंड लाइक 5.2,
एक्सिस ने 5.1, SBI ने थोड़ा सा म्यूटेड रिटर्न दिया है 2% का, और HDFC तो भाई निगेटिव रहा है। ठीक है, 3 इयर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट्स कुछ अलग आते हैं। यहाँ पे क्वांट के बाद निपॉन इंडिया अच्छा कर रहा है और SBI भी HDFC से बेटर कर रहा है। अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो निपॉन इंडिया एज ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल दैट इज़ 20.8। वही अगर मैं इनकी रेटिंग स्कोर्स या ओवरऑल की बात करूँ, पॉज कट, वही अगर मैं यहाँ पे इनके CAGR परसेंटेजेस की बात करूँ और रिस्क की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे ही फंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और 5 ईयर बेसिस पे सबसे ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि हमने बोला कि एक लॉन्ग टर्म फंड है तो ऐसे केस में हम लॉन्ग टर्म रिटर्न इसमें प्रेफर करना पसंद करते हैं। शॉर्ट टर्म रिटर्न में ये आपको इतना अच्छा इंसाइट नहीं देगा। तो लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो निपॉन इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्वांट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि निपॉन इंडिया ने अभी लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया क्योंकि उनका AUM साइज़ बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है। SIP इन्वेस्टमेंट्स इसमें शुरू है अभी भी। बाकी के फंड्स के बारे में टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना पड़ेगा, कभी बंद होता है कभी शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे हमारे ओवरऑल स्कोर की बात करूँ, सो जो भी यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है लाइक 5 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न, शार्प रेशो, इनका एक्सपेंस रेशो हो गया, रिस्क हो गया, इन सबको कंबाइन करके हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग ये फिगर आउट करते हैं कि हम इनको कितना स्कोरिंग दे सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आता है 6.2 दैट इज़ ऑन क्वांट। बट समझो द क्वांट इज़ हाईली लेवरेज फंड, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, शायद ये कंसिस्टेंट रिटर्न ना दे पाए। किसी ईयर में ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे, किसी ईयर में शायद ये नेगेटिव भी जा सकते हैं। सो प्लीज़ मेक योर पिक्स वाइजली। जस्ट बिकॉज रिटर्न ज़्यादा है या हमने स्कोर ज़्यादा दिया है इसलिए इसमें इन्वेस्ट ही करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस ऑल पास डेटा फ्यूचर में चेंज हो सकता है। निपॉन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड लास्ट है 5.7। मुझे पर्सनली ये फंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू थे मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट था एंड ऑब्वियसली इट हैज़ गिवन मी गुड रिटर्न। इवन दो रेटिंग वाइज ये सेकंड नंबर पे है बट मैं इसे फर्स्ट नंबर कंसिडर करता हूँ क्योंकि मुझे ओवर लेवरेज या ओवर एग्रेसिव फंड्स पसंद नहीं है। वही मैं अगर थर्ड लार्जेस्ट की बात करूँ तो हैव एक्सेस एट 4.9, देन वी हैव SBI एंड HDFC सिटिंग एट मोर और लेस एट सिमिलर थिंग, इवन दो उनके रिटर्न्स में काफ़ी डिफरेंस है। सो बात करते हैं थोड़ा सा मेट्रिक्स के बारे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूँ तो इसका AUM कहीं ना कहीं अभी 74,000 करोड़ का जो है रखा है। वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि अगर फंड का AUM बहुत ज़्यादा है तो मैनेज करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। ये एक चैलेंज निपॉन इंडिया के लिए यहाँ पे ऑलरेडी है। क्वांट की मैं बात करूँ तो फंड साइज़ कम है बट रिस्क इज़ वेरी 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 हायर एंड लाइक इवन दो स्मॉल कैप जो फंड कैटेगरी इट इज़ ऑलरेडी रिस्की, उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो क्वांट का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। सो द चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या करना है नहीं करना है। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इतने एग्रेसिव फंड्स, इवन दो इट इज़ कैटेगरीज इटसेल्फ एग्रेसिव, तो बेटर है कि आप एक स्टेबल फंड के साथ इन्वेस्ट करें ना कि किसी रैंडम इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट करने का प्रेफर करें। शार्प रेशो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाईएस्ट शार्प रेशो मुझे मिलता है यहाँ पे निपॉन इंडिया का ही 0.95 और क्वांट की मैं बात करूँ तो वो है 0.94। अगर परसेंटेज एलोकेशन की मैं बात करूँ तो निपॉन इंडिया का देखो, निपॉन इंडिया ने लगभग सेम रिटर्न किया है बाय ओनली इन्वेस्टिंग 74% इनटू द स्मॉल कैप्स। बाकी का 26% या 25% जो है उन्होंने स्टेबिलिटी में रखा है। सो इसका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो गया। वही अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो इन लोग ने 86% जो है वो स्मॉल कैप में रखा हुआ है, जस्ट 14% दे हैव प्रोवाइडेड इनटू समथिंग एल्स। और मुझे नहीं पता कि 14% में ये क्या ड्रॉडाउन स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे। वही HDFC की मैं बात करूँ तो 78% है, एक्सिस में 70%, SBI में 73% और अगेन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है ये। मैंने जो पहले शुरुआत में इंडेक्स छोड़ दिया था उसको अगर मैं करूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी 100% इक्विटी ओनली एंड इट इज़ 100% स्मॉल कैप। बट हाँ, कहीं ना कहीं बीच में इसमें इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गए थे, अभी शुरू होंगे, तो यू नीड टू चेक विद अस। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ तो कनेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या इसमें करना सही रहेगा नहीं रहेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू है या नहीं, वो टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे। सो गाइज यस, दिस वॉज वीडियो फॉर टुडे एंड दिस वॉज अबाउट द कंपैरिजन वीडियो। मेरे हिसाब से इफ़ यू आस्क मी निपॉन इंडिया इज़ डूइंग वेल अगर आप SIP के मोड में करना चाहते हो। उसके अलावा आप अपने चॉइस है, आप अपने फंड मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हो, दे विल गाइड यू बेटर। सो अब समझते हैं कि इसमें फाइनल टेक अवे क्या है। देखो भाई, मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड हो सकता है अगर वो एक सैटेलाइट कंपोनेंट करके आपके पोर्टफोलियो में काम करता है, एक छोटा अलोकेशन वो रखता है आपके पोर्टफोलियो में। मैं ये प्रेफर करता हूँ पर्सनली मेरे लिए कि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट ना करो, इसमें SIP के तौर पर ही इन्वेस्ट करो
करो, यानी कि मंथली छोटे छोटे लेवल्स में इन्वेस्ट करो, सो दैट आपको कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाए। बट हाँ, एसआईपी भी इसमें तभी करो जब आपका इन्वेस्टमेंट होरिजॉन 7 या 10 साल से ज़्यादा हो। शॉर्ट टर्म के लिए ये बिल्कुल भी सही फंड नहीं है। येस, आई एग्री टू द पॉइंट कि काफ़ी लोग इसमें सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं, बट इसका रिटर्न मत देखो, इसके स्ट्रेस टेस्ट का डेटा भी देखो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डाउनसाइड प्रोटेक्शन। स्मॉल कैप में आपको बहुत सारे हिडन जेम्स मिलेंगे आने वाले कंपनी के। फ्यूचर मिड कैप और लार्ज कैप आज आपको स्मॉल कैप में ही मिलेंगे, बट हाँ, फ्यूचर में जो कंपनीज बैंकरप्ट होगी, जिनमें इश्यूज आएंगे, वो भी आज स्मॉल कैप का हिस्सा ज़रूर होंगे। आपका काम है उन्हें साइड करना। उन फंड्स में इन्वेस्ट ना करें जो कि इतना एग्रेसिव खेल रहे, बल्कि उन फंड्स को प्रेफर करें जो सेफ, स्टेबल और फंडामेंटली गुड कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और तो और हमने म्यूचुअल फंड की सीरीज बनाई है, एक पूरा प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आपको दूसरे फंड यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी एसेट फंड, लार्ज कैप फंड, इन फंड्स के बारे में भी जानना है तो हमने स्टेप बाय स्टेप सीरीज वाइज वीडियो बना के रखा है, इन्हें भी एक बार चेक जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।